हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर कुणाल एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और देखेंगे बोहर एंड हल्डेन इफेक्ट क्या है। फाइन यार, ये रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इसकी ज़रूरत क्या है, राइट? जो हम सांस लेते हैं उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत क्या है? वाई बॉडी नीड्स टू रेगुलेट द रेस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप भाग रहे हो एंड यू नीड, इन दैट केस आपके जो सेल्स है ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एटीपी कंज्यूम कर रहे हैं। और एटीपी बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन को अंदर लेना पड़ेगा भाई। ओके, सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना पड़ेगा कि भाई ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए। इन दैट केस वी नीड टू रेगुलेट द रेस्पिरेशन। अनदर थिंग, मान लो आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे CO2 काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, राइट? इन दैट केस आपके बॉडी में CO2 जाएगा एयर के साथ, तो उस CO2 को बाहर निकालना भी तो पड़ेगा क्योंकि हमें तो चाहिए O2। इन दैट केस ऑल्सो वी नीड टू रेगुलेट द रेस्पिरेशन। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, हाउ बॉडी सेंसेस, क्या कब रेगुलेट करने की ज़रूरत है ना, हाउ इट रेगुलेट, दोनों चीज़ देखेंगे यार। बोहर और हल्डेन इफेक्ट ये भी देख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारा चीफ, ओके, जो सब चीज़ों को रेगुलेट करता है, ब्रेन। तो ब्रेन में वो कौन सा पार्ट है दैट रेगुलेट्स द रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन रेगुलेट करना मतलब इंस्पिरेशन रेगुलेट करना, एक्सपिरेशन रेगुलेट करना। आपने ऑब्जर्व किया भी होगा कि हमारे रेस्पिरेशन में क्या है, क्या है? मैं सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज अ रिदम। हमारे रेस्पिरेशन में एक रिदम है, राइट? इस तरीके से हम सांस लेते हैं। और हमारे रेस्पिरेशन में क्या है? रेट भी है, राइट? दिस इज द रेट। ओके, सो यू will have to regulate the rhythm and you will have to regulate the rate. Okay, so कौन है यहाँ पे जो इस रिदम को रेगुलेट कर रहा है? सो ये है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, फाइन। और ये है हमारा सेकंड पॉन्स। ओके, सो मेडुला एंड पॉन्स, ये दो लोग हैं हमारे ब्रेन के पास विच रेगुलेट्स द रेस्पिरेशन। ओके, सो मेडुला regulates the normal rhythm of the respiration. It maintains the normal rhythm. I am talking about rhythm. Okay, so medulla regulates or medulla maintains the normal rhythm of respiration. rhythm क्या है? आपने देखा होगा बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे म्यूजिशियंस होते हैं और उनमें एक बंदा रहता है जो हाथ हिलाता हुआ रहता है और इस तरीके से हाथ हिलाता है। Okay, so this is the rhythm, one who is maintaining the rhythm, right? So इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे जो बंदे की मैं एक्टिंग कर रहा था वो रिदम को रेगुलेट कर रहा था, राइट? हाथ हिला के। यहाँ पे मेडुला है जो रेस्पिरेशन के रिदम को मेंटेन करता है, उसको रेगुलेट करता है। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेडुला maintains the normal rhythm of respiration and then we have pons. पॉन्स क्या करता है? पॉन्स इंक्रीजेज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन बाय डिक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लग रहा है। याद है आपको हमने क्या देखा था जब हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब लंग के बारे में जब पढ़ रहे थे, तब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, इंस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। ओके, एक्सपिरेशन तो पैसिवली हो रही है, इंस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर मुझे जिसको किसी के साथ इंटरफेयर करना है तो किसके साथ इंटरफेयर करना पड़ेगा? जो एक्टिव है। यहाँ पे क्या करता है? पॉन्स जो एक्टिव फेज है, दैट इज इंस्पिरेशन को डिक्रीज कर देता है, उसका जो ड्यूरेशन है, एंड दैट्स हाउ इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। एंड रेट मतलब टैक्सिसिटी, टैक्सिक मतलब रेट, the speed. Okay, so pons is also called as a pneumotoxic center or you can say pneumotoxic center is located in the pons. Okay, दोनों चीज़ आपको समझ में आ रही है? दोनों चीज़ आपको क्या यहाँ पे समझ में आ रही है? मेडुला रिदम को रेगुलेट कर रहा है जबकि पॉन्स रेट को रेगुलेट कर रहा है। रेट, द रेट एट विच यू विल बी टेकिंग द ब्रीथ इन एंड यू विल बी गिविंग आउट द योर ब्रीथ, दैट इज ब्रीथ आउट। इसका जो रेट है उसको रेगुलेट करता है पॉन्स, जबकि मेडुला रिदम को मेंटेन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यार। क्या यही दोनों चीज़ है? क्या ब्रेन के पास ऐसी वो क्या चीज़ है जिसके थ्रू ब्रेन को पता चलेगा कि अब यार CO2 बॉडी में बढ़ चुका है, अब रेट बढ़ाओ, अब रिदम बढ़ाओ? ये सब चीज़ें कौन बताता है? तो मेडुला के पास कीमो सेंसिटिव एरिया है, जो केमिकल चेंजेस जो है
ब्लड में उसको डिटेक्ट करता है। ध्यान से देखना क्या करता है। सो यहाँ पे है CO2। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉइंट, very very important point to note that CO2 can cross the blood brain barrier। blood brain barrier को मतलब जो ब्रेन के लिए जो ब्लड जाता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जाता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को ऑक्सीजन क्रॉस नहीं कर सकता, CO2 क्रॉस कर सकता है। CO2 विथ H2O फॉर्म्स बाइकार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट डिजोल्व, फिर से सेपरेट हो जाता है, बनता है H+ एंड HCO3। तो ये जब ब्लड में अब H+ है बिकॉज ऑफ द CO2, अब जैसे H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, मान लो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया इसलिए H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब क्या होता है, जैसे H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ पे क्या करता है, मेडुला और पॉन्स दोनों क्या करता है, रेट एंड रिदम बढ़ा देते हैं ताकि CO2 को हम बाहर भेज पाए। तो ये रेट बढ़ा देगा, काफी जोर जोर से हम सांस लेने लगेंगे ताकि CO2 का हम वॉश आउट कर पाए। सो दिस इज द मेन रोल ऑफ कीमोसेंसिटिव एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज CO2 मतलब हमारे जो रेगुलेट है, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे कौन आ रहा है, CO2 एंड H+, नॉट O2। O2 यहाँ पे कोई उसका रोल नहीं है। इन NCERT इट इज क्लियरली गिवन दैट ऑक्सीजन इज हैविंग अ इनसिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेटिंग द रेस्पिरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे कैच कर सकता है एग्जामिनर आपको, तो ध्यान से देखना है यार। तो यहाँ पे O2 का कोई रोल नहीं है। O2 तो जा ही नहीं सकता ब्रेन के पास, जा ही नहीं सकता। CO2 जा सकता है, वाटर के साथ मिलके अंदर जा सकता है। ओके, सो CO2 कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, नॉट O2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये PG लेवल में भी MCQ काफी बार आता है। CO2 एंड H+, ये दोनों चीज है जो रेगुलेशन को, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं और ऑक्सीजन का उसमें रोल नहीं है। सो कीप इट इन माइंड। ओके फाइन, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब देखो यार, मैं हमेशा कहता हूँ कि चीजों को समझना एक बात है, चीजों को अंडरस्टैंड करना एक बात है, लेकिन उसको रिटेन करना, ब्रेन में उसको रखना, ये एक अलग चीज है। मैं बायोलॉजी बॉम्ब में वेयर वी गिव द बेस्ट ऑफ मेमोराइजिंग बाइट्स, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको वो जो रिटेन, इस इंफॉर्मेशन को रिटेन किस तरीके से किया जाए वो मैं आपको बता सकूं। ओके, ये तो आप NCERT पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, इसको किस तरीके से याद रखना है। अब क्या होगा, आपने ये चीज़ पढ़ ली, अब 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीने बाद ना माइंड कंफ्यूज होने लगता है, यार इसका आंसर मेडुला है कि मेडुला है, पॉन्स है कि और चीज़ क्या है। ओके, सो हमेशा आपके NCERT में जहाँ पे एक टॉपिक है वहाँ पे एक सेंटेंस लिख के रखना, मेडुला मेंटेन्स रिदम, MMM, मेडुला मेंटेन्स रिदम, जो मैंने अभी एक्टिंग करके आपको दिखाया था। Who maintains rhythm? मेडुला मेंटेन्स रिदम, ये चीज याद रखना। और पॉन्स के पी के लिए आप हमेशा याद रखना, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इज लोकेटेड एट द पॉन्स, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये चीज क्लियर होगी। मेडुला मेंटेन्स रिदम, मेंटेन कौन करता है, मेडुला मेंटेन करता है। अब बढ़ते हैं आगे। और क्या यार, CO2 ये जो चीज़ है, CO2 O2, इनको मतलब जब ब्रेन के पास जाएगी ये चीज़ें तभी ब्रेन को पता चलेगा? नहीं, ब्रेन के जो आदमी है पूरे तरफ फैले हुए हैं, ओके, जो ब्रेन को बताते रहते हैं, यार देख रेस्पिरेशन के साथ कुछ तो गड़बड़ी यहाँ पे हो रही है, क्या चीज़ है, राइट। तो यहाँ पे हमारे बॉडी में है, यहाँ पे कौन है, ये है एओर्टिक बॉडी। ओके, मतलब ये रिसेप्टर्स है, राइट। There are aortic receptors in aortic body and there are receptors in carotid body, right? अब ये चीज़ क्या है, इनको कहते हैं कीमो रिसेप्टर, जो केमिकल चेंजेस को क्या करते हैं, केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडी, यहाँ पे जो रिसेप्टर है इसको कहते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर ये क्या करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपका, फॉर एग्जाम्पल आप हायर अल्टीट्यूड पे जा रहे हो, माउंटेन पे जा रहे हो, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चेंज हो रहा है, तो ब्रेन को कैसे पता चलेगा, बिकॉज आवर बॉडी इज हैविंग पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर विच सेंसेस द चेंजेस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और ब्रेन को यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिग्नल भेज देते हैं, भाई कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब CNS में हम बात करेंगे, या तो फिर ब्रेन, तो ब्रेन के पास मेडुला, पॉन्स एंड कीमोसेंसिटिव एरियाज है जिसके थ्रू हम रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। एंड आउटसाइड द ब्रेन वी हैव पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर दैट इज एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना यार, राइट। यहाँ पे ये आपके लेवल का नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। कैरोटिड बॉडी का ट्यूमर भी आता है जिसमें क्या होता है, उस पर्सन को कैरोटिड बॉडी का ट्यूमर होता है लेकिन वो रेस्पिरेशन को रेगुलेट नहीं कर पाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट, ओके। क्यों,
क्योंकि कैरोटिड बॉडी का ट्यूमर हो गया तो भाई कीमो रिसेप्टर है वहाँ पे आपके लोकेटेड है, सो दैट पर्सन विल बी हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सो दैट्स हाउ सी यहाँ पे अगर हमें ये देखो यहाँ पे अगर हाथ लगा के देखोगे आपको पल्स लगती है, पल्स। ओके, सो किसी को लग सकता है कि यार ट्यूमर यहाँ पे है, वो लंग तो यहाँ पे है, किस तरीके से वो उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी क्यों जा रही है, बिकॉज कैरोटिड बॉडीज आर हैविंग पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। चलो ये चीज तो होगी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। अब बात करते हैं बोहर इफेक्ट, राइट। सबसे पहले देखो हीमोग्लोबिन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड हो गया, बात करें नया टॉपिक है बोहर इफेक्ट। ओके, सो यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, ये जो यहाँ पे बड़ा ही खुश दिख रहा है, यहाँ पे है ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4। 4 ही क्यों है? क्योंकि हमने देखा था हीमोग्लोबिन 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज 4 ऑक्सीजन। एनसीईआरटी की लाइन है, देखना ध्यान से, बी केयरफुल। ओके, तो यहाँ पे O2 एक हीमोग्लोबिन के पास 4 ऑक्सीजन है, बड़ा ही खुश है वो, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। अब जैसे जैसे ये एनवायरनमेंट के बारे में बात करें, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में CO2 बढ़ने लगता है तो क्या होता है, हमने देखा था ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का, उसमें हमने बात की थी कैडेट्स आर ऑलवेज राइट। उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कैडेट्स आर ऑलवेज राइट। उसके मैंने मतलब हमने वहाँ पे डिस्कशन किया था, कैडेट मतलब CO2, ये सब चीज़ें मैंने बताई है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। कैडेट शिफ्ट्स द कर्व ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन टू द राइट साइड। ओके, राइट साइड में कर्व शिफ्ट होता है तब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ध्यान से देखना, कैडेट शिफ्ट्स द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट साइड में कर्व का शिफ्ट होना मतलब ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन को छोड़ देना। कब छोड़ता है? जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन और इन सब लोगों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तब। अब यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, जैसे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ने लगा है, अब क्या होता है देखो, अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे छोड़ना शुरू कर देते हैं, बिकॉज इंक्रीज इन CO2 शिफ्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन टू द राइट एंड दैट्स हाउ सी अब हीमोग्लोबिन जो है बेचारा टेंशन में आ गया है। सो दिस इज कॉल्ड एज द बोहर इफेक्ट। व्हाट इज बोहर इफेक्ट? बोहर इफेक्ट इज द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द CO2 कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब इसको ज़्यादा डिटेल में आपकी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अगर पॉइंट आपने याद रखे, CO2 इंक्रीज हो गया, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ देगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन को राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, राइट। और अनदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, राइट, क्योंकि देखो ना ये छोड़ के जा रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। सो देयर आर ओनली 4 पॉइंट्स। आप पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम के लिए बात कर लो, ये 4 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे MCQ फ्रेम ही नहीं होता है। ओके, सो ये 4 पॉइंट आप याद रखो, आपका MCQ बन जाएगा, इसके ज़्यादा डिटेल में PhD करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज द बोहर इफेक्ट। ओके, देन अनदर वी हैव अ हल्डेन इफेक्ट। डोंट वरी यार, इसको किस तरीके से रिटेन करना है वो भी मैं बता दूंगा आपको, पहले कंसेप्ट समझ लो। हल्डेन इफेक्ट, अब हल्डेन इफेक्ट बोहर के थोड़ा उल्टा है, राइट। यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, देखो अब हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है और हीमोग्लोबिन के पास यहाँ पे देखो CO2 है, राइट। अब क्या होता है, जैसे जैसे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देते हैं और यहाँ पे CO2 जो है हट जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द हल्डेन इफेक्ट। कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। अगर मैं और ज़्यादा डिटेल में आपको बताना चाहूँ तो increase in concentration of the oxygen makes the hemoglobin acidic. Because of the acidic hemoglobin there is a release of H plus ions from the hemoglobin. Okay, H plus release हो जाता है, H plus release होने के बाद HCO3 के साथ कंबाइन हो जाता है, बन जाता है H2CO3, H2CO3 डिसोसिएट हो जाता है, छोड़ देता है CO2 को। ओके, तो इससे अच्छा तो इतना याद रखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेचारा टेंशन में जो आ गया था, इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसने खुश रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ने लगेगा हीमोग्लोबिन CO2 को छोड़ देगा, जिसे कहते हैं हल्डेन्स इफेक्ट। ओके, कोई डिफिकल्टी लग रही है? एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, बोहर इफेक्ट। व्हाट इज बोहर इफेक्ट? बोहर इफेक्ट में ये चीज़ याद रखना, बोहर इफेक्ट में हीमोग्लोबिन बोर हो जाता है, हीमोग्लोबिन बोर हो जाता है। बोहर इफेक्ट में हीमोग्लोबिन बोर हो जाता है। क्यों बोर हो जाता है? क्योंकि भाई उसको ऑक्सीजन छोड़ना पड़ता है, इसलिए बोर हो जाता है। ये देखो, राइट, पहले तो बड़ा ही खुश था, अब देखो बेचारा को उसको ऑक्सीजन छोड़ना पड़ा, ये देखो सब उसने छोड़ दिए तो बोर हो गया। सो बोर इफेक्ट में हीमोग्लोबिन बोर हो जाता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है, राइट। हीमोग्लोबिन कब बोर हो जाएगा? जब राइट साइड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीडेशन डिसोसिएशन का जो राइट साइड में शिफ्ट होगा तो। सो दिस इज द बोहर इफेक्ट, राइट, हीमोग्लोबिन। और इसके अपोजिट आता है हल्डेन इफेक्ट। हल्डेन इफेक्ट में
हल्डेन इफेक्ट में हीमोग्लोबिन CO2 को हटा देता है। ओके, सो दैट इज द हल्डेन इफेक्ट। बोर इफेक्ट आप याद रखो, उसके अपोजिट है तो हल्डेन इफेक्ट है। सिंपल सी चीज़ है, राइट। सो इसको ज़्यादा डिटेल में, जितना ज़्यादा डिटेल में जाओगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, राइट, और सही आंसर पे नहीं पहुंच पाओगे। बोर इफेक्ट के बारे में 4 चीज़ मैंने आपको बताई, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, राइट। जैसे जैसे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, हीमोग्लोबिन दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन यहाँ पे कम हो जाता है because of increasing CO2 concentration. So these 3 are the main important points, and the fourth important point, this takes place at the level of the tissue, Bohr effect. Okay, so यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। क्लियर है, मतलब टिश्यू को हमें ऑक्सीजन देना है ना, इसलिए ये चीज़ क्लियर हो रही है। सो दिस इज द बोहर इफेक्ट एंड दिस इज द हल्डेन इफेक्ट। और हमने साथ में ही पढ़ा है रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, विच मीन्स दैट मेडुला मेंटेन्स द रिदम, pons is having a pneumotaxic center which maintains the rate of the respiration, then brain is also having a chemosensitive area जो sensitive है to CO2 and H plus not to O2, then we have peripheral chemoreceptor located at the carotid and aortic body which are sensitive to the pressure of partial pressure of oxygen, right, जो हमने चीज़ पढ़ी थी फर्स्ट ट्यूटोरियल में। सो उसको वो सेंसिटिव है, carotid body and aortic body, and this is how our body regulates the respiration. That was all about this session. Thank you so much, guys.